हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आओ उपस्थित हो जाओ। टॉपिक पर आगे बढ़ें। टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। कल की डेट में हम लोगों ने अपने भू आकृति विज्ञान आकृति विज्ञान के खंड को आरंभ किया था और जिसके अंतर्गत पहला हमारा टॉपिक था भौगोलिक समय सारणी। क्या था? भौगोलिक समय सारणी। क्लियर? ज्योग्राफिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये टॉपिक था। इसकी शुरुआत करने के क्रम में हमने बात की थी कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के संपूर्ण कालखंड को मूल रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। महाकल्प, कल्प, युग एवं शक, इन 4 वर्गों में। इसके बाद हमने क्लास को स्टॉप किया था और अब आज इसके बाद की चीज़ों को पढ़ना है। तैयार है सभी? ओके, डेफिनेटली सभी के सभी तैयार ही हैं और हम अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही रफ एंड रूड टॉपिक है। दोनों हिसाब से आप बातें कर सकते हैं। दोनों ही हिसाब से आप बातें कर सकते हैं। ओके, क्लियर? दोनों हिसाब से बातें कर सकते हैं। मन से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, गैर मन का पढ़ेंगे तो रफ एंड रूड लगेगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं चीज़ों को पढ़ना। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति आपको मैंने कल की कक्षा में बताया था। पृथ्वी की उत्पत्ति यहां तो लिख देंगे कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया को भी आपने समझा था, एटसेट्रा। तब से लेकर अगर आज तक को आप देखो, तब से लेकर अगर आज तक के पूरे कालखंड को देखो तो महाकल्पों की दृष्टि से हम पृथ्वी को 2 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। देखो, ऑप्शनल में मैं यहां पर थोड़ी सी बात अलग करता हूं, पर कोई बात नहीं। आपको यहां सामान्य तरीके से कुछ ऐसी ही बात करनी है जिस पर मैं बात कर रहा हूं, महाकल्पों को देखो। बेसिकली 2 महाकल्पों में विभाजित करता हूं और 2 महाकल्प कौन से हैं? एक महाकल्प है प्री कैम्ब्रियन, तो दूसरा महाकल्प आता है पोस्ट कैम्ब्रियन। अब इस बात को समझो। कई बच्चे बोलेंगे, जब कल ही मैंने इंगित कर दिया था कि सर हिंदी में आज की क्लास को नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है, इसलिए आपको भी इंग्लिश में ही याद रखना है। कैम्ब्रियन बेसिकली नाम है, तो इसकी कोई हिंदी तो है नहीं, नाम की कोई हिंदी नहीं होती। जिस तरह से आपका नाम कुछ होता है XYZ, उसकी कोई हिंदी नहीं होती, उसी तरह कैम्ब्रियन नाम है। बेसिकली अगर आप ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में जानते हैं, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं, तो ब्रिटेन के बारे में एक बेसिक सी आपके पास जानकारी अवश्य होगी कि ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देश आपस में संयुक्त रूप से ब्रिटेन कहलाते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। बट नथिंग ग्रेट इन ग्रेट ब्रिटेन, इसीलिए मुझे ग्रेट कहने में अच्छा नहीं लगता। कोई ग्रेट नहीं है ऐसा। ओके, ब्रिटेन है, अपने आप में है, ब्रिटेन है। हमारा राष्ट्रवाद तो यही कहता है कोई ग्रेट शब्द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेल्स में एक स्थान है जिसका नाम है कैम्ब्रिया। इसका नाम क्या है? वेल्स में जो स्थान है इसका नाम है कैम्ब्रिया।
जब पृथ्वी में पाई जाने वाली चट्टानों के आयु का निर्धारण किया जाने लगा तो जो सबसे पहली चट्टान प्राप्त हुई वो कैम्ब्रिया की प्राप्त हुई और इसकी आयु थी 570 मिलियन वर्ष पहले की। मीन्स मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 57 करोड़ वर्ष पहले की चट्टान प्राप्त हुई थी, चट्टान प्राप्त हुई थी। अब यहां पर आ गया इनके बीच में एक 570 मिलियन वर्ष एक आ गया, मान लो लैंडमार्क ईयर हो गया कि जो पहली चट्टान खोजी गई उसकी आयु इतनी प्राप्त हुई और वो कैम्ब्रिया में मिली है। तो कैम्ब्रिया में मिली चट्टान से पहले वाले पूरे के पूरे कालखंड को, पहले का मतलब प्री, तो प्री कैम्ब्रियन कह दिया गया और इससे लेकर, इसको भी शामिल करना है, इससे लेकर इसके बाद के सारे कालखंड को पोस्ट कैम्ब्रियन कह दिया गया। क्या हो गया? पोस्ट कैम्ब्रियन कह दिया गया। तो प्री कैम्ब्रियन एंड पोस्ट कैम्ब्रियन दो महाकल्पों में विभाजित करते हैं। ये जो प्री कैम्ब्रियन है बेसिकली, फिर इसके 3 अंग होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले को कहा जाता है एजोइक, दूसरे को कहा जाता है आर्कियोजोइक और तीसरे को कहा जाता है प्रोटेरोजोइक। 3 पार्ट होते हैं, जबकि पोस्ट कैम्ब्रिया का एक ही अंग है जिसे हम फेनेरेजोइक कहते हैं, फेनेरेजोइक के नाम से जानते हैं। और आज इन्हीं सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सभी के सभी लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे। लिखें, भौगोलिक समय सारणी का संबंध पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की काल अवधि में घटित हुई विभिन्न भूजैव परिघटनाओं के लेखा जोखा से है। भू का मतलब भूमंडल से संबंधित घटनाएं और जैव का मतलब जैव मंडल से संबंधित घटनाएं के लेखा जोखा से है। पूर्ण विराम लगा देंगे। और ध्यान रखें, जो बात पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ना है, किताबों के हिसाब से पढ़ेंगे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे। पूर्ण विराम लगाकर लिखें, जिसे हम सर्वप्रथम 2 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, पहला लिखिएगा, इसे लिखने का तरीका अलग होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा समझाया है। नंबर 1, प्री कैम्ब्रियन। ये प्री कैम्ब्रियन काल अवधि है, महाकल्प है, तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जिसकी काल अवधि, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की काल अवधि कितनी रहती है? जिसकी काल अवधि 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक है, अर्थात
अर्थात कुल भौगोलिक कालखंड का लगभग 87% भाग प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत आता है। प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत आता है। पूर्ण विराम लिख दिया। पूर्ण विराम लिखो। प्री कैम्ब्रियन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। अभी पोस्ट कैम्ब्रियन नहीं लिखा। प्री कैम्ब्रियन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। नंबर 1 एजोइक। फिर से 1 कर दे या ABC कर दे। एजोइक। देखो ये जो शब्द जोइक लगा है ना, जोइक का मतलब होता है जीवन, और जीवन के साथ जब ए शब्द लग गया तो जीवन रहित। जोइक का मतलब क्या है? सब में जोइक लगा है। जीवन रहित, आर्कियो प्रकार का जीवन, प्रोटेरो प्रकार का जीवन, फैनरो प्रकार का जीवन, सबके साथ जीवन शब्द लगा है। सबके साथ जीवन शब्द ही लगा हुआ है। एजोइक का मतलब क्या हो गया? जीवन रहित। पहला आपने लिखा है, ए पॉइंट आपने लिखा है जीवन रहित, पर आपको हिंदी नहीं लिखना जीवन रहित, एजोइक ही याद करना है। दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मैं अगर इसे आपको दिखाऊं कि ये क्या है तो आप बोलेंगे सर ये पेन है। आप कलम नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपने बचपन से पेन सुना तो पेन ही याद किया। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये मोबाइल फोन है। आपने पहली बार से ही मोबाइल फोन सुना तो आपने मोबाइल फोन याद किया। आपको अगर मैं बोलूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये ग्लास है। पहली बार से ये ग्लास सुना तो आपने ग्लास ही इसे याद किया। सब इंग्लिश वर्ड है। इसे पूछूं ये क्या है तो आप बोलोगे सर स्केल है। स्केल सुना तो आपने स्केल ही याद किया। इन सब की ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं है, सबकी हिंदी है, सबकी हिंदी है। बट आप जिस अपने टंग में जिस शब्द को पहली बार बैठाते हो वही शब्द बैठ जाता है। ये तो केवल आपके भ्रम की स्थिति रहती है कि सर इंग्लिश बताओ, हिंदी बताओ, फलाना बताओ। जैसा जहां जरूरत है वैसी ही चीजों को याद करना है। ठीक है, वैसी ही चीजों को याद करना। तो सबसे पहली बात आई एजोइक की। एजोइक का जीवन लिखेंगे कब से कब तक रहता है? मोटे मोटे तौर पर लिखेंगे 4.5। बी का मतलब है बिलियन, मतलब अरब वर्ष पूर्व से लेकर 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक, ऐसा लिख दो। एजोइक का जीवन यह प्राप्त हुआ। अब ये आपके लिए कोई जरूरत का नहीं है। ये केवल एवं केवल बच्चों में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि टीचर को बहुत कुछ आता है। अरे मुझे तो इसके अंदर की भी चीजें आती है, पर क्या करूं? क्या वो सब आपको बताऊं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं? एजोइक के 3 पार्ट होते हैं, क्या वो आपको बताऊं? ऑप्शनल में तो बताता नहीं, क्या जरूरत है? बट हम पढ़ते थे अपने रिसर्च के दौरान, हम पढ़ते थे अपने एकेडमिक्स के दौरान। आपको यहां पर कोई जरूरत नहीं उस सबको करने की, कोई जरूरत नहीं थी। अन्ना जरूरत है तो एजोइक ये काल अवधि है। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? शुरू से लेकर सबकी काल अवधियां लिखाऊंगा जिससे आपका एक तारतम्यता बनी रहे, पर आपको याद नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत नहीं है इस कालखंड में। तो अब घटना क्या घटित होती है? तो घटना में सबसे पहला, घटना में कोई बिंदु नहीं लिखना है, पर आपको लिखना है इस कालखंड में हुआ क्या। तो लिखो कि इस काल अवधि में, या न लिखते हुए सिंपल सा सीधा सेंटेंस लिखो, भू प्रॉपर्टी का पहली बार उद्भव एवं विकास आरंभ। भू प्रॉपर्टी का शीतलीकरण की प्रक्रिया वगैरह मैंने कल समझाया था ना, तो वो कब जाकर संपादित होती है? पहली भू प्रॉपर्टी बनी एजोइक कालखंड में। भू प्रॉपर्टी का पहली बार उद्भव एवं विकास आरंभ।
पूर्ण विराम लगाएं, परंतु तापमान उच्च। परंतु तापमान उच्च, तापमान बहुत अधिक था इस समय पर। पूर्ण विराम लगाएं। इस समय पृथ्वी से मुक्त होने वाली गैसें इस समय पृथ्वी से मुक्त होने वाली गैसें अंतरिक्ष में पलायन कर जाती थीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में उतनी गुरुत्वीय शक्ति थी नहीं, भूपरपटी बहुत पतली थी, तापमान बहुत अधिक था, अंतरिक्ष में पलायन कर जाती थी। इसलिए आरंभिक वायुमंडल निर्मित तो हुआ, परंतु अत्यंत ही अविकसित था। निर्मित होना शुरू हो गया था मित्रों, निर्मित तो हुआ परंतु अत्यंत ही अविकसित था। इसीलिए पृथ्वी में कोई जीवन नहीं था। इसीलिए पृथ्वी में कोई जीवन नहीं था। ये लो, क्लास में आया हमारा डोरेमोन डेविल आ गया है। डोरेमोन डेविल पूजा का भक्त है। ये पहुंचते ही मैंने कहा था कि आपके अब तो एक एक कमेंट्स पर नजर रहती है। डोरेमोन पढ़ लिख ले भाई। ओके, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। समझना। मैंने क्या कहा कि जीवन रहित था, आरंभिक भूपरपटी का निर्माण था। कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो कल शुरू हुई थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो कल शुरू हुई थी। आपसे अगर मैं पूछूं दोस्तों कि कल आपने जो कटोरे में दूध रख के ठंडा किया था, या किसी भी चीज में दूध रख के, किचन में पहुंचो सभी, कल की कहानी को यहां से लिंक करना है। अब दूध को रख के ठंडा किया था, तो जल्दी से बताओ, जब दूध गर्म था तो मलाई की परत मोटी थी या पतली थी? तो आप बोलोगे सर बहुत पतली थी। लेकिन जैसे जैसे दूध ठंडा होता गया, मलाई की परत मोटी होती गई। सही हूं मैं या नहीं हूं? ठीक वही चीज पृथ्वी के साथ भी लागू हो रही थी। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हो रही थी, ठंडा होने के क्रम में पृथ्वी की भूपरपटी में मोटापन आ रहा था। भूपरपटी की मोटाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब तक भूपरपटी पतली थी, जो बात अब यहां लिखाने जा रहा हूं, जब तक भूपरपटी पतली थी, तब क्या था मित्रों? अंदर की गैसें इसे तोड़ तोड़ कर बाहर निकल रही थीं। क्योंकि बहुत पतली परत थी तो गैसें उसमें दबाव उत्पन्न करती तो टूट जाती। अब यही घटना लिखाता हूं। लिखो, इस कालखंड में भूपरपटी अत्यंत ही पतली थी, जिसकी वजह से सैकड़ों स्थानों पर पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा ऊर्जा ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में प्रकट हो रही थी।
प्रकट हो रही थी, जिससे धरातल धधकते अंगार की भांति धधकते अंगार के भांति उपस्थित था। जहां देखो वहीं ज्वालामुखी फट रहा है, समझ रहे हैं? धधकते अंगार के भांति उपस्थित था। पूर्ण विराम लगा देना है आपको। कोई जीवन नहीं था मित्रों, कोई जीवन नहीं था। ये प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग चल रही है, यहां पर गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें ज्वालामुखियों से मुक्त होने वाली, जो रिलीज होती थी, मुक्त होने वाली विभिन्न गैसें हमारे आरंभिक वायुमंडल का निर्माण भी कर रही थी, जिसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। हमारे एक प्रिय विद्यार्थी रवि ने पूछा, सर ये आग कब बुझेगी? जब हमारी तुम्हारी उपस्थिति आएगी रवि, जब हम तुम उपस्थित होकर इसमें पानी उड़ेलेंगे तब ये आग बुझेगी। आग बुझती भी तो पानी उड़ेलने से है, नहीं है? बताओ। अब हम तुम तो थे नहीं तो कैसे बुझती है आग? तो ये आग तो अभी जलेगी, अभी तो करोड़ों वर्षों तक जलेगी। और देखो अब आगे तुमने पूछा ही है तो बुझाने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम नहीं पूछते तो मैं बुझाता भी नहीं, इसे जला कर रखता। पर अब चलो बुझा देता हूं। तो आगे चलो, अब ये आग बुझाने के क्रम में अगले चरण में प्रवेश करते हैं। क्योंकि रवि ने पूछा है तो जल्दी से इसे बात करेंगे, आर्कियोजोइक की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आर्कियोजोइक की बात करेंगे। तो लिखो आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक में बड़ा फिर से कालखंड की बात आती है, तो यहां पर बड़ा ही कंफ्यूजन है। कहीं तो 3.5 है, कहीं 3.8 है। बट आपको कोई कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। आपको राजेश मिश्र सर पढ़ा रहे हैं ना, इसको शानदार तरीके से लिखो। 3.8 से 2.1 बिलियन वर्ष पूर्व का कालखंड। दिस वन। अब चलो आग बुझाते हैं, शुरू करते हैं आग बुझाने का काम। बेसिकली जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, समझने की कोशिश करना। ज्वालामुखी उद्गार के क्रम में जो मुक्त हो रही थी गैसें, रिलीज हो रही थी गैसें, उन गैसों में 90% से अधिक मात्रा में जलवाष्प उपस्थित थी। क्या उपस्थित थी मित्रों? जलवाष्प उपस्थित थी। जब जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बहुत अधिक हो गई, जब जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बहुत अधिक हो गई, तो धीरे धीरे ये जलवाष्प संघनित होने लगी और संघनित होकर अत्यधिक सघन बादलों का निर्माण किया। पृथ्वी के चारों ओर अब बादल ही बादल छाए थे, परंतु भूपर्पटी का तापमान अभी उच्च है। रवि के जवाब में मैंने मजाक नहीं किया था, मैंने वास्तविकता की बात की थी। हम नहीं थे, प्रकृति थी। रवि नहीं था, प्रकृति थी। पर प्रकृति अब पानी उड़ेलना शुरू करेगी। सुनना ध्यान से कि जैसे ही उन बादलों ने वर्षा करना शुरू किया, पृथ्वी भी तो मित्रों अकड़ में थी कि तुम बारिश करके तो दिखाओ, हम तुमको समझाते हैं, तुम हो कौन। नोटिस करना, अच्छा खासा गरम तवा हो, रोटी सेकी हो आपने, और उस गरम तवे को ठंडा करने के लिए टैप खोलो और
तवे को एकदम नीचे लेकर जाओ, टैप की बूंदें तवे पर पड़ेंगी नहीं कि छन्न से ऊपर वाष्प बनकर उड़ जाएंगी। तो पृथ्वी की सतह आरंभ में मित्रों इतनी ही गर्म थी कि बारिश की बूंदें धरातल तक पहुंचती नहीं थी, बल्कि तापमान की वजह से, उच्च तापमान के कारण वह वाष्पित हो जाती थी, इवेपोरेट हो जाती थी। तो मेरा रवि परेशान है कि आखिर अब इस आग को बुझाऊं कैसे। मैं तो पानी बाल्टी से उड़ेल रहा हूं, पर अब तो धरती माता जिद में है, ये पानी ही वाष्प बन के उड़ जाता है, ये आग तो बुझ ही नहीं रही। रवि परेशान है, मुझसे उपाय पूछता है। तो मैंने क्या कहा कि रवि थको नहीं, रुको नहीं, चले चलो, चले चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैंने यही कहा उससे। तो रवि लग गया कि ना, अब तो मैं जिद में हूं, मैं भी पानी उड़ेल कर ही मानूंगा, मैं भी पानी उड़ेल कर ही मानूंगा। रवि लगातार पानी उड़ेलता रहा। यहां रवि का मतलब क्या है? बादल। लगातार पानी उड़ेलता रहा, और पानी की इस उड़ेलने के क्रम में ध्यान से सुनना, तवा धीरे धीरे ठंडा हो गया। और तवा जब ठंडा हो गया तो अब उसमें आप पानी चाहो तो भर कर भी रख लो और वो भरा रहेगा। यही स्थिति आती है इस कालखंड की आरंभ की अवधि में। सुनना ध्यान से, वायु पुराण जो प्रथम पुराणों में ब्रह्म पुराण के बाद लिखा गया, वह कहता है कि पृथ्वी में जीवन प्रथमतः जल महाप्रलय से बना था। सच्चाई दोस्तों क्या है? ध्यान से समझना कि जब लाखों करोड़ों, कितने वर्षों तक बारिश होती है, हम लोग तो 2 दिन की बारिश में परेशान हो जाते हैं। अरे यार क्या खींच पेच, बंद करो यार भगवान बारिश, वही रोज करो। सुबह से उठते हो और बारिश करना शुरू कर देते हो। भगवान को भी हम लोग डांट दे देते हैं, भगवान को भी हम लोग डांट देते हैं। लेकिन ना, इस समय पर बादल भी जिद में थे। देखो ना, रवि भी जिद में है कि मैं धरती की आग बुझाकर रहूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं धरती की आग बुझाकर रहूंगा। बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश कितने वर्षों तक करते रहे? करोड़ों वर्षों तक करते रहे मित्रों। क्या करोड़ों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। और उस बारिश के जल ने, मनोज ने कहा सर टंकी खाली नहीं हुई। नहीं, टंकी खाली नहीं हुई। टंकी बहुत बड़ी थी मनोज, टंकी बहुत बड़ी थी, उतनी बड़ी थी जिसमें सारी पृथ्वी समा सकती थी। इतनी बड़ी टंकी थी, तो टंकी कहां से खाली होगी? ठीक है, ओके। आगे ध्यान से समझना। एक ऐसा समय अवश्य आया कि पृथ्वी की भूपर्पटी का तापमान नीचे गिरा, लगातार हो रही बारिश की वजह से। और जब तापमान नीचे गिरा तो बारिश का ये जल पृथ्वी में जहां जहां पर गर्त उपस्थित थे, गर्त मतलब गड्ढा, बट गड्ढा शब्द नहीं लिखना है, गर्त उपस्थित थे, ट्रफ क्षेत्र उपस्थित थे, अभिनतियां उपस्थित थी, उन अभिनतियों में एकत्रित हुआ जल, और वही एकत्रित जल आरंभिक सागर या महासागरों का निर्माण किया। आरंभिक सागर या महासागरों का निर्माण किया। इस काल अवधि में पहली बार ऐसी स्थिति आई। ठीक है, समझना। बट इसके साथ साथ जो एक और घटना घटित हुई थी, तो उसे ध्यान से समझने की जरूरत है कि माना कि यह हमारी पृथ्वी थी, यह हमारी पृथ्वी थी। तो पृथ्वी के संदर्भ में हमने यह भी तो बताया कि हजारों सैकड़ों की संख्या में जो ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, तो ज्वालामुखियों से निकलने वाला मैग्मा भी तो भूपटल पर कुछ इस प्रकार से जमा हुआ था। तो मैग्मा का भी जमाव यहां हजारों सैकड़ों स्थानों पर प्राप्त हो रहा था। मैग्मा का जमाव हजारों स्थानों पर प्राप्त हो रहा था दोस्तों, हजारों स्थानों पर प्राप्त हो रहा था। और ये जो मैग्मा जमा हुआ इस कालखंड में, आर्कियोजोइक कालखंड में, इस मैग्मा जमाव से जो पठार बने, उन पठारों को किस नाम से जाना जाता है? शील्ड नाम से जाना जाता है। और आज भी दुनिया में ऐसे कई शील्ड पाए जाते हैं, जैसे कनाडियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, अरेबियन शील्ड, अफ्रीकन शील्ड
ऑस्ट्रेलियन शील्ड, अंटार्कटिका शील्ड, साइबेरियन शील्ड, भारतीय प्रायद्वीपीय शील्ड, ये सब उसी दौर में जो मैग्मा का उद्गार हुआ था और उस मैग्मा के जमाव से निर्मित पठार थे, और वही आज शील्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शील्ड कहलाते हैं। अब ये शील्ड तो बने ही, और जब बारिशें हुई तो बारिशें इन्हीं शील्ड के बीच के भाग में, यहां बारिशों का जल एकत्रित हो गया, और बारिशों के जल के एकत्रित होने से आरंभिक सागर या महासागरों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? आरंभिक सागर या महासागरों की उत्पत्ति होती है। तो ये शील्ड बने और सागर बने। शील्ड के साथ साथ क्या बने मित्रों? शील्ड और सागर बने हैं। तो लिखेंगे सभी के सभी। अभी क्या लिखा आपने? ध्यान से आर्कियो जो एक कालखंड के संदर्भ में लिखना है, लिखिए लाखों वर्षों तक चलने वाली, लाखों वर्षों तक चलने वाली ज्वालामुखीय क्रिया, ज्वालामुखीय क्रिया में मैग्मा के जमाव से, मैग्मा के जमाव से, बहुत पुराने प्राचीनतम है ये, मैग्मा के जमाव से, आर्कियो से, आर्कियन शब्द लिखना है, आर्कियन शील्ड, आर्कियन पठार शब्द लिखो, आर्कियन पठार निर्मित हुए जिन्हें, आर्कियन पठार निर्मित हुए जिन्हें शील्ड कहा जाता है, जिन्हें शील्ड कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दे, जिन्हें शील्ड कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाएं और फिर लिखें ज्वालामुखीय उद्गारों से। ड्रीम लवाशना, तुम्हारे प्रश्न का जवाब। ज्वालामुखीय उद्गारों में उपस्थित जलवाष्प, यहां से आया जल, ज्वालामुखीय उद्गारों या उद्गार से प्राप्त या उपस्थित जलवाष्प एकत्रित होकर सघन बादलों की, सघन बादलों का निर्माण करता है, जिनके द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों तक की गई, लाखों करोड़ों वर्षों तक की गई अनवरत वर्षा से आरंभिक सागरीय जलराशियां अस्तित्व में आई। पूर्ण विराम, ठीक है ना? पूर्ण विराम, अस्तित्व में आई। आपके मन में फिर ऐसा हो सकता है कि जब पृथ्वी आग की तरह ही थी तो यहां पर जलवाष्प कैसे आई? बेसिकली जो आग का गोला था, इसमें सब कुछ मिश्रित था। विभिन्न प्रकार की गैसें भी थी, विभिन्न प्रकार के ठोस तत्व भी, पिघलित तरल से गैस की अवस्था में, इसमें लोहा भी गैस के रूप में था, पानी भी गैस के रूप में था, गैसें तो गैस के रूप में थी ही, सब कुछ गैस के रूप में मिश्रित था। और जब विभिन्न गैसें गैस के रूप में मिश्रित थी, जैसे हाइड्रोजन है, तो इस समय पर मिश्रित गैस के रूप में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी थी। ऑक्सीजन थी कुछ मात्रा में, लेकिन ना के बराबर, नेग्लिजिबल मात्रा में थी। इन सब ने भी संयोग किया और संयोग से जल का निर्माण हुआ।
जल का निर्माण हुआ, और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उपस्थित जलवाष्प ही संघनित होकर क्या बन जाता है, जल कण बनता है। और यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ भी घटित होती है। आप सागर बन गए, अब सागर बन गए। और इन्हीं सागरीय जल क्षेत्रों में मित्रों पहली बार जीवन का उद्भव एवं विकास हुआ। लेकिन वो जीवन कैसा था, आर्की बैक्टीरिया के रूप में था, साइनो बैक्टीरिया के रूप में, मतलब अविकसित जीवों के रूप में था। अब नेक्स्ट पॉइंट के रूप में या नेक्स्ट पैराग्राफ के रूप में लिखो इन्हीं सागरों में या सागरीय जल क्षेत्रों में इन्हीं सागरीय जल क्षेत्रों में प्राकृतिक क्रियाओं के प्रभाव से प्राकृतिक क्रियाओं के प्रभाव से प्राकृतिक क्रियाओं के प्रभाव से पहली बार जीवन का उद्भव एवं विकास हुआ। उद्भव एवं विकास हुआ, पूर्ण विराम, यह जीवन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो यह जीवन अविकसित एक कोशीय साइनो एवं आर्की बैक्टीरिया के रूप में उपस्थित था या उत्पन्न हुआ, उद्भव हुआ, पूर्ण विराम, साइनो या आर्की बैक्टीरिया के रूप में उत्पन्न हुआ, उद्भव हुआ, पहला जीव था। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे इस जीव के उत्पत्ति के उपरांत बहुकोशीय, पहले तो यूनिसेलर था जिसमें एक कोशिका थी, बट अब बहुकोशीय होगा। तो इसी जल क्षेत्र में इनके उपरांत लिखेंगे आगे जो सेंटेंस है, बहुकोशीय पादप प्लवक ब्रैकेट लिख देंगे शैवाल का उद्भव एवं विकास हुआ। पूर्ण विराम। ये इस कालखंड की घटना है। अब फिर पैरा चेंज करते हुए लिखो भारत में इस कालखंड में निर्मित चट्टानों को धारवाड़, मैंने गलत लिख दिया, धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों आपका आर्कियोजोइक। अब बात करेंगे हम प्रोटेरोजोइक की बात करेंगे। तो लिखो सभी के सभी प्रोटेरोजोइक की काल अवधि लिखेंगे 2.1 अरब से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक। ये काल अवधि लिख दीजिए।
ये कालावधि लिख दीजिए। ठीक है, अब डैश देकर इसके बिंदु बिंदु करके इसके पक्षों को लिखो। लिखे इस कालखंड में, इस कालखंड में भूगर्भिक, भूगर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ, गर्भ का मतलब अंदर, भूगर्भिक, इस कालखंड में प्रथम मतलब पहली भूगर्भिक हलचल हुई, प्रथम भूगर्भिक हलचल हुई, हलचल हुई जिसके प्रभाव से, जिसके प्रभाव से दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियां, दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियां वलित पर्वत श्रेणियां अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई, जिनमें से भारत का अरावली एक है, भारत का अरावली एक है। अरावली इस कालखंड में बना है मित्रों, अरावली, अरावली एक है। अरावली की उत्पत्ति या उद्भव इस कालखंड में हुआ। लिखें इसके उपरांत, इसके उपरांत पूर्वी घाट एवं सतपुड़ा श्रेणी भी, पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी घाट एवं सतपुड़ा श्रेणी भी विकसित होना आरंभ करते हैं, विकसित होना आरंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में। जैविक विकास क्रम में, जैविक विकास क्रम में बैक्टीरिया के साथ साथ, बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ, 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 स्पंज, प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज जैसे जीवों की भी, जीवों की भी प्रचुरता अस्तित्व में आई, इसीलिए इसे, प्रचुरता अस्तित्व में आई इसीलिए इसे प्रोटेरोजोइक कहा जाता है, प्रोटेरोजोइक कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये कालखंड समाप्त होता है। विक्रम इतना दिमाग रखोगे ना तो दिमाग फटने नहीं लगेगा यार। कितना जानकारियां रखते हो तुम, और सब गलत जानकारियां, आधी सही आधी गलत जानकारियां रखते हो। चंदू साहू ने एक सीरियस प्रश्न पूछा है, सर अदर प्लैनेट में भी तो ऐसा हुआ होगा ना? बिल्कुल हुआ होगा, पर हमारे जो सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट है उसमें ऐसा नहीं हुआ। जो दूसरे सोलर सिस्टम हैं उनके प्लैनेट्स में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ओके, आगे चलें, आगे चले बढ़ें। यहां इतनी बात हुई तो ये प्रोटेरोजोइक तक का कालखंड समाप्त हुआ। अब सभी को क्या लिखना होगा? पोस्ट कैम्ब्रियन लिखना होगा। तो अब दूसरा पॉइंट दो और लिखो पोस्ट कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन
पोस्ट कैम्ब्रियन। ठीक है, पोस्ट कैम्ब्रियन में लिखो 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर आज तक आज तक। ठीक है, लिखो इसे वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास की वजह से वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास की वजह से फेनरेजोइक कहा जाता है। फेनरेजोइक कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखो यह महाकल्प फेनरेजोइक महाकल्प 4 कल्पों में विभाजित है। सपोज ये आपने फेनरेजोइक लिखा तो ये कितने में बटा है? 4 कल्पों में विभाजित है। सबसे पहला है पैलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक, तीसरा है सीनेजोइक, चौथा है नियोजोइक। बेसिकली इसे ही हम प्राइमरी टाइम पीरियड कहते हैं। ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है, प्राइमरी टाइम पीरियड, टीपी का मतलब टाइम पीरियड। इसे सेकेंडरी टाइम पीरियड कहते हैं। इसे टर्सियरिक टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसे क्वार्टरनरी टाइम पीरियड कहते हैं। ये 4 नाम लिखने हैं एक क्रम से आपको। वहां पर आपने देखा कि जो प्री कैम्ब्रियन था उसको 3 भागों में हमने बांटा, बट यहां पर जो पोस्ट कैम्ब्रियन है जिसे फेनरेजोइक कहते हैं, इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़े ध्यान से। सबसे पहला आपने लिखा है पैलियोजोइक, जिसे प्राइमरी टाइम पीरियड कहते हैं। क्या लिखा है? पैलियोजोइक। जोइक का मतलब होता है वही जीवन, और पैलियो का मतलब होता है पूरा। इसीलिए हिंदी में इसे लिखा रहेगा पूरा जीवी कल्प। बट आपको नहीं याद करना पूरा जीवी, मध्य जीवी, नवजीवी, नूतन जीवी नहीं याद करना है, आपको पैलियोजोइक याद करना है, जिसे प्राइमरी टाइम पीरियड कहा जाता है। अगर इसकी काल अवधि आप देखेंगे तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होती है, इसकी कुल काल अवधि शुरू होती है, और लगभग 220 मिलियन वर्ष तक चलती है। दिस वन, इसकी काल अवधि ऐसी होती है। तो पैलियोजोइक लिखा जिसे प्राइमरी टाइम पीरियड कहते हैं, लिखेंगे 570 मिलियन वर्ष पूर्व से 220 मिलियन वर्ष पूर्व तक। लिख दिया इतना। अब इसको लिखने के बाद लिखेंगे कि इस कल्प को 6 युगों में विभाजित किया जाता है। युग को बोलते हैं इपॉक। इस कल्प को, किसको? पैलियोजोइक को 6 युगों में विभाजित किया जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनो। आगे बात करूं इसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से 1 मिनट की चर्चा करना चाहूंगा। एक बात ध्यान रखना आप सब,
बिना किसी बात को ठीक से जाने और समझे जो आप लोग ये तमाम प्रतिक्रिया करते हो, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। विक्रम को मैंने कुछ कहा तो मुझे डांटने का अधिकार है। वजह क्या थी ये भी बता दूं। उसकी 99% जानकारियां एकदम सत्य लिखी होती हैं। पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छे से पढ़ता है। आप अपनी प्रतिक्रिया ना रखें। अगर 1% भी वो त्रुटि करता है ना, तो मुझे कहने का अधिकार बनता, ताकि उससे वैसी गलतियां भी ना हो, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कौन सी गलती कर डाला है। तो मुझे कहने का अधिकार बनता, पर बाकी सबको नहीं। ये सब मैंने कल की कक्षा में भी बताया था कि ये सब आप करना बंद करिए। आप अपनी अपनी चीजों को देखिए, दूसरे के बारे में चिंता मत करिए। आप सब अपना पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। ये नहीं कि मैंने किसी के बारे में कुछ कहा तो आप सब अब उसके पीछे पड़िए। मतलब कुछ काम ही नहीं, बस यही करते जाते हैं, सब यही करते जाते हैं। क्या बदमाशियां हैं यार। ऐसे लगता है जैसे शिशु पाठशालाओं में हो। दोस्तों आ जाओ, फिर से यहां आते हैं। हमने कहा कि पैलियोजोइक या प्राइमरी टाइम पीरियड 570 से जो 220 मिलियन वर्ष पूर्व तक चलता है। तो सबसे पहले जब महाकल्प था, तो महाकल्प को कल्पों में बांटा, और कल्प अब युगों में बटेंगे। तो 6 युगों में बांटते हैं। युगों को हम इपोक्स के नाम से जानते हैं। इपोक्स के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से 6 हैं? क्रमिकता कई बार एग्जामिनेशन में सजाने के लिए पूछी गई है। तो सबसे पहला है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इपॉक है। फिर दूसरा इसके बाद आता है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन। फिर तीसरे नंबर पर आता है सिलूरियन। चौथे नंबर पर आता है डेवोनियन। पांचवें नंबर पर आता है कार्बोनीफेरस। और छठवें नंबर पर आता है पर्मियन। चलो अभी का अभी रटो, मेरे साथ साथ याद करो आप सभी के सभी। पोस्ट कैम्ब्रियन में फैनरेजोइक जिसे आप कहते हैं, पोस्ट कैम्ब्रियन को 4 कल्पों में विभाजित करते हैं। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक, नियोजोइक। पैलियोजोइक कल्प युगों में विभाजित होता है। इसको 6 युगों में विभाजित कर रहे हैं। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। इन सब का कोई हिंदी नहीं है। मासूम राजा, मैं तुम्हारा नाम तो ऐसे लूंगा। इनका कोई हिंदी नहीं बेटा, ये सब नाम है। नाम की कोई हिंदी नहीं होती। बस बहुत ज्यादा करोगे तो कैम्ब्रियन को हिंदी में कैसे लिख दोगे? कैम्ब्रियन लिख दोगे। तो इतना लिखने से क्या संतुष्टि मिलेगी? जब नाम ही है तो लिखा रहने दो इंग्लिश में। ओर्डोविशियन को है तो ऐसे ही नाम लिख दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? ये नाम है सारे के सारे। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन याद किया कि नहीं? सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। क्रमिकता पूछी गई है पहले से लेकर बाद में। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इससे लिया C, इससे लिया O, इससे लिया S, इससे लिया D। तो ये हो गया कॉस्ड। क्या हो गया? कॉस्ड। फिर उसके बाद बचा CP, तो याद कर लो CP। या ऐसा भी कर सकते हो, कॉस्ड, या कॉस्ड की जगह पर कॉस। DCP याद कर सकते हो तो DCP याद कर लो। आप में से कई लोग ये ऑफिसर बनना चाहोगे। बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है मित्रों, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। एक बार DCP बन जाना, फिर रुतबे झाड़ते रहना। फिर सर को भी धमकी दे दिया करना, सर खामोश। अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो बस समझ लीजिए कि आप पर फिर खतरा है, और फिर मैं आपसे डर कर चुप हो जाया करूंगा। और उस दिन आप सच में जीत जाओगे। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई का।
एक मीरा एक राधा दोनों ने श्याम को चाहा। आगे कई लाइनें हैं, अब गाना नहीं सुनाऊंगा, यहां गाना सुनाने की क्लास नहीं है, बट उस लाइन में एक बड़ा ही जबरदस्त था भाव था कि एक अपनी पूरी जिंदगी हार नहीं मानती, पूरी जिंदगी हार नहीं मानी मीरा प्रभु के प्रेम में। ये भी कहती है मीरा, ये भी कहती है कि गगन मंडप पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए तो सूली ऊपर सेज संवारी, किस विधि सोना होए। पर जिंदगी भर हार नहीं मानती, प्रभु की आराधना में लीन रहती है, बौराई और पागलों की तरह घूमती है। तो राधिका रानी सच कहते हैं, जिनके चरणों में कहा जाता है इस जगत का संचालन करने वाला अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता, जिनकी चरणों पर वारी वारी होता है, वह अपनी जिंदगी में कभी जीत नहीं मानती है। इसी तरह से ध्यान से यहां समझो, यहां पर भी आओ। कई बार जब आप जीतते हो ना, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार जाते हो। जब आप कभी भी अपनों से जीतोगे ना, तो सच कहते हैं आप हार चुके होगे। कई बार ऐसा होता है ना कि माता पिता गुरुजन आदि को आप कुछ बात समझाते हुए कहते हुए ऐसा फील करते हो कि आप जीत गए हो इनसे, लेकिन सच्चाई है मित्रों, आप उस दिन जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार चुके होते हो। क्योंकि हम तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन आपको सही राह दिखाने वाली दुनिया आपसे बहुत दूर हो चुकी होती है। ध्यान रखो यहां पर। वही डेडिकेशन आपको अपनी पढ़ाई में दिखाना है, वही डेडिकेशन आपको अपने जीवन के लिए दिखाना है मित्रों। तो सबको अब लगभग याद कर चुके होंगे। मैं ये जो कहानी सुनाया था, आपको ब्रीदिंग स्पेस दिया था कि ताकि आपको ये याद हो जाए। कॉस डीसीपी या कॉस्ड सीपी, कुछ भी तरीका है याद करने का। ये आपने याद किया। अब इनकी अपनी विशेषताएं हैं, एक एक करके विशेषताओं को लिखना पड़ेगा। जैसे आप कैम्ब्रियन की विशेषता लिखोगे, लिखो छिछले सागरों में, मतलब जिनकी गहराई बहुत कम थी, छिछले सागरों में पहली बार हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं ना, पीछे स्पाइनल कॉर्ड जिसको रीढ़ कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, है ना। तो उसी रीढ़ की बात करनी है, स्पाइन की बात करनी है कि छिछले सागरों में पहली बार रीढ़ विहीन जंतुओं का उद्भव एवं विकास हुआ है। ओके तृप्ति, मोस्ट वेलकम। रीढ़ विहीन जंतुओं का उद्भव एवं विकास हुआ, पहली बार जीवन सागर में आया। अब ये रीढ़ विहीन जंतु कैसा रहा होगा आपको बताऊं? जैसा बता रहा हूं एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा रहा होगा। नोटिस करिएगा कि बरसात में आप एक कटोरा छत में रखकर भूल जाइए, पानी कई दिनों तक भरता रह जाए, और उस पानी के भरते रहने के बाद दिवालियों की छुट्टियों में जब आप छत पर जाइए तो देखें कटोरा में पानी भरा है और उस कटोरे में कुछ पानी वाले कीड़े पड़ गए हैं जो कुछ इस तरह से इधर उधर उछल रहे हैं। उन कीड़ों में कोई रीढ़ नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है, वो सब स्पाइनलेस हैं। वही स्पाइनलेस जीव पहली बार यहां पर जंतु वर्ग का उद्भव हुआ था। इससे पहले तो सब एक कोशीय जंतु वर्ग थे। पादप वर्गों में शैवाल आदि का जरूर उद्भव एवं विकास हुआ था, पर ये सागरीय जल में पहली बार ऐसे जीव अस्तित्व में आए, पहली बार अस्तित्व में आए। पूर्ण विराम लगाएं, ओडोविशियन लिखें, ओडोविशियन लिखें और ओडोविशियन के सामने लिखेंगे
ओडोविशन के सामने लिखेंगे। लिखें क्या क्या घटित हुआ, लिखें सागरीय रीढ़ विहीन जंतुओं में पहली बार सागरीय रीढ़ विहीन जंतुओं में पहली बार रीढ़ अस्तित्व में आती है। रीढ़ अस्तित्व में आती है। अब रीढ़ वाले जंतु पैदा हो गए, रीढ़ वाले जंतु पैदा हो गए, अस्तित्व में आती है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं। अब दूसरा बिंदु लिखेंगे, पहला बिंदु लिख दिया, अब दूसरा बिंदु लिखे, पुनः भूगर्भिक हलचल शुरू हुई। एक बार भूगर्भिक हलचल पहले हुई थी जिसे प्री कैम्ब्रियन भूगर्भिक हलचल कहते हैं। और भूगर्भिक हलचलों को जिनमें पर्वतों की उत्पत्ति होती है एक नाम दिया जाता है ओरोजेनी। ओरोजेनी का मतलब होता है पर्वत निर्माणकारी हलचल। जिसमें अरावली की उत्पत्ति हुई थी उसे प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहते हैं। तो अब इसमें फिर से जो भूगर्भिक हलचल होती है लिखो, जिसे कहां पर लिख दूं, यहां लिखता हूं, जिसे कैलाडोनियन ओरोजेनी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कैलाडोनियन ओरोजेनी कहा जाता है। पहले का नाम था प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, जिसमें अरावली बना था। कैलाडोनियन ओरोजेनी लिखें। इस कालखंड में यूरोप का स्कैंडिनेविया पर्वत, उत्तर अमेरिका का न्यू इंग्लैंड पर्वत एवं भारत का की जगह की करें विंध्य पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई। विंध्य पर्वत श्रेणी अस्तित्व में आई। साथ में अरावली का रीअपलिफ्टमेंट हुआ, अरावली का पुनरुत्थान हुआ। पर्वत उठते रहते हैं, रुकते रहते हैं, उठते रहते हैं, रुकते रहते हैं। अपलेशन नहीं बना इस समय पर, ठीक है। रीअपलिफ्टमेंट हुआ, ओके, रीअपलिफ्टमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। निर्मल का एक बार प्रश्न आ रहा है, ये थोड़ी देर बाद परेशान हो जाएगा अपने प्रश्नों को भेज कर, तो इंटरटेन कर लेते हैं। ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसके दम फूलने लगे हैं, सांसें फूलने लगी हैं। अरे निर्मल, तेरे प्रश्न को तो भाई बच्चों ने भी सपोर्ट कर दिया, सर इसके प्रश्न को देखिए, इसके प्रश्न को देखिए, तो थोड़ा सा तो रुक जाता, पर नहीं, रुक नहीं रहा, तो मैं ही रुक जाता हूं। सेवादार तो मैं हूं, सेवा तो मुझे प्रदान करनी है आप सबको, तो मैं ही रुक जाता हूं। आप क्यों रुकोगे? तो सुनो ध्यान से। क्लास में जो PDF मटेरियल दिया जाता है ठीक है, पर मैं क्या बोलूं, जो मैं पढ़ा देता हूं वो गलत है। इसलिए ऐसा करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे मत पढ़िए, जो क्लास में PDF अवेलेबल करवाया गया है उसे पढ़ डालिए, काम चल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट मेरा पढ़ते रहिएगा, ये सब पार्ट हटा दीजिए, तो आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। कितने बार तो समझाया दोस्तों कि जो PDF बनाया जाता है वो बुक्स का कट पेस्ट कॉपी होता है, थोड़ी सी भाषा बदली जाती है।
बुक्स के बारे में भी बताया कि जितने राइटर्स देखोगे हर शब्द समझा चुका था, कि जितने राइटर्स को देखोगे सबने अलग अलग रेफरेंस लिया हुआ होता है और उस रेफरेंस के आधार पर उन्होंने अपने आंकड़े उपलब्ध कराए होते हैं। हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम आपको वैसी चीजें उपलब्ध करा दें जो विवाद से रहित हों, जिन्हें आप लिखो, जिन्हें आप बोलो, जिन्हें आप याद करो तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही ना हो। इसलिए उनके बीच का मार्ग किताबों का, या जिसका सबसे ऑथेंटिफाइड मार्ग दिखता है, उसे यूज करते हुए आपको लिखाते हैं। अब आपको नहीं मानना तो कोई बात ही नहीं। जैसे मुझे पता है कि भारत की 80% पुस्तकों ने अरावली के उत्पत्ति को कैलेडोनियन ओरोजेनी में या ओर्डोविशियन कालखंड में दिखाया। 80% पुस्तकों ने ओर्डोविशियन ओरोजेनी के दौरान अरावली के उत्थान को दिखाया है। 80% का भी समर्थन नहीं कर रहा मैं, तो क्यों नहीं कर रहा? क्या मुझ में बेहोशी है? क्या मुझ में बेवकूफी है? कितने बार तो समझा चुका कि अंतिम क्लास तक ये ऑथेंटिफिकेशन आपके लिए करना होगा। और ऐसा भी नहीं कि फिर आप रुक जाओ, लगातार लगातार आप कमेंट्स करोगे और आपका सहयोग करने वाले कई बच्चे तैयार हो गए, क्योंकि छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छात्र एकता में दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं। तो ऐसा करिए, पीडीएफ मटेरियल पढ़ डालिए दोस्तों। क्यों पढ़ने के लिए मेरी क्लास में आते हैं? एडमिशन लिया है, पीडीएफ तो मिलेगा ही, पीडीएफ पढ़ डालिए आप। जब बार बार बोलता हूं कि पीडीएफ भी गलत नहीं है, बट कैसा है वो मटेरियल किसी एक संदर्भ विशेष पर लिखा गया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सारे संदर्भों का निचोड़ तत्व तो आपको दे रहा हूं। अरे भाई, जो स्वर्ण भस्म मैं खिला रहा हूं उसमें केवल स्वर्ण नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों का भी अर्क समाहित है। जड़ी बूटियों का भी अर्क समाहित है, इसलिए वह आपके शरीर को ज्यादा स्टेमिना प्रदान करेगा, ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। पढ़ लिया करो कि अभी फिर से, अब 2 मिनट बाद फिर से कोई पूछेगा यही प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा चेंजेज आते हैं। मुझे पता है अरावली की उत्पत्ति को यहां पर समझाया गया है, मुझे यह भी पता है कि सतपुड़ा की उत्पत्ति को इस कालखंड में समझाया गया, तो विंध्य को इससे पहले भी लिखा गया है। तो क्या करूं, मैं वही लिखाऊं जो वहां पर लिखा गया है? ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं? अब मेरी बात समझो। चलो आते हैं, अब आप इतनी बात आपने सुना ही है तो यहां भी सुनो। प्री कैम्ब्रियन कालखंड में जो भूगर्भिक हलचल शुरू होती है, रियलिटी यह है कि आर्कियोजोइक कालखंड से ही वह भूगर्भिक हलचल चलती रही है। और जब भूगर्भिक एल्गलान के नाम से जानते हैं उसे, तो जब एल्गोनी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस लग रहे थे, तो एल्गोनी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के समय पर, अब आपको कारण सहित बता देते हैं, एल्गोनी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से, देखो ये अफ्रीका है, यहां पर देखना ध्यान से, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, दिस वन अफ्रीका। अफ्रीका से सुदूर पूर्व भाग में अवस्थित था भारतीय प्रायद्वीप का यह हिस्सा, कुछ ऐसा अवस्थित था। और इन दोनों के बीच यहां पर मित्रों, कब से कब तक, ध्यान से सुनना, कितने ऑथेंटिफिकेशन के साथ आपको बातें पढ़ाते हैं। लगभग 2.1 अरब वर्ष पूर्व तक यहां एक भूसन्नति उपलब्ध थी, जिसको जियोलॉजी की पुस्तकें भी लिखती हैं कि यह उपलब्ध थी। और जियोलॉजी से भी उन चीजों को मैंने पिक किया कि कब तक उपस्थित थी भाई, तो ऑथेंटिफिकेशन क्या होगा, आप सुनना आप ध्यान से। फिर तो जब यहां पर ये 2.1 अरब वर्ष तक ये उपस्थित थी, इसका मतलब कि इस कालखंड तक भूगर्भिक हलचल से अरावली नहीं बना, लेकिन इन्हीं भूगर्भिक हलचलों से भारतीय प्रायद्वीप का ये जो हिस्सा है, इस कालखंड में पश्चिम भाग की ओर या उत्तर पश्चिम भाग की ओर संचरित होना शुरू हुआ। जब यह संचरित होना शुरू हुआ तो इन अवसादों में वलन पैदा हुआ, और इन अवसादों के वलन से यहां पर एक पर्वत श्रेणी बनी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अरावली के नाम से जानते हैं। और दूसरा ऑथेंटिफिकेशन देखना, 2.1 अरब वर्ष के उपरांत ये भूसन्नति समाप्त हो चुकी थी, बल्कि भूसन्नति के अवसाद ऊपर उठ चुके थे। तो अरावली भूसन्नति के अवसादों
पर्वतों से उठे हुए अवसाद ही तो वलित पर्वत श्रेणी के रूप में अरावली कहलाते हैं। इसलिए अरावली की उत्पत्ति यहां पढ़ाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों। समझ गए कितना ऑथेंटिफिकेशन आपको लिखा रहा हूं कौन कौन सी चीजों का। अरावली बनी। अब अरावली जहां आप पढ़ते हो तो अरावली आज आप पढ़ते हो कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली कटक तक बनी। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो क्या पढ़ाता हूं कि भारत में लक्षद्वीप समूहों से लेकर अरावली का विस्तार अंबाला कटक तक प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पुस्तकें जो जियोलॉजी की हैं सबने ये बताया है। तो क्यों ना मैं आपको ये बात पढ़ाऊं। पर मैं जानता हूं पीडीएफ मटेरियल में ये देने की क्षमता पुस्तकों में नहीं है, क्योंकि पुस्तकें एक आधार पर लिखी जाती है और हमें तो आपको 5 आधार समझाने हैं, 6 आधार समझाने हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी चल रहा है, तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री भी चल रहा है, टाइम हिस्ट्री भी चल रहा है। इसीलिए अब चुप रहना, ठीक से पढ़ते रहना। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो ध्यान से। पीडीएफ में जो है कुछ भी गलत नहीं है, पर मैं आपको उससे भी कुछ बेहतर मटेरियल प्रदान करा रहा हूं। ये नहीं कि मैं किताबें ले लेकर नकल उतार कर नहीं लिखा रहा हूं तो कोई मुझसे त्रुटि हो रही है। एक शब्द की कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरावली की उत्पत्ति इस कालखंड में दोनों के मध्य उपस्थित अरावली भूषणती के अवसादों के वलन से हुई थी। क्लियर? दैट्स ऑल। बट आगे ध्यान से सुनना। पर्वतों के संदर्भ में क्या होता है कि भूगर्भिक हलचलें हमेशा समान दर से कार्य नहीं करती। आपको उदाहरण प्रेशर कुकर का देता हूं। प्रेशर कुकर आप चढ़ा दो दाल पकाने के लिए, तो दाल पकने के क्रम में प्रेशर कुकर में जब प्रेशर अंदर होगा तो एक बार विशिल होगी, फिर प्रेशर कुकर की विशलिंग समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही काम करता भूगर्भ। फिर विशलिंग होगी, फिर प्रेशर समाप्त, तो फिर से विशलिंग समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसे ही ये भूगर्भिक हलचलें बीच बीच में जब अंदर बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प, बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैसों का और बहुत अधिक मात्रा में हॉट प्लूम से लाए गए गर्म मैग्मा का एकत्रण हो जाता है तो यह विशलिंग होती है। विशलिंग का मतलब भूगर्भिक हलचल होती है। तो उस समय भूगर्भिक हलचल हुई, फिर रुकी, फिर से इस कालखंड में भूगर्भिक हलचल हुई, जिससे अरावली का रीअपलिफ्टमेंट हो गया और अरावली की ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ गई। इस कालखंड में एक बात ध्यान से समझना, इस कालखंड में सब ध्यान से समझो कि अरावली की उत्पत्ति और विकास के समय इस काल अवधि में भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि आज अरावली जो दिखता है इसकी ऊंचाई इतनी नहीं थी, बल्कि इसकी ऊंचाई आज के हिमालय से भी अधिक थी। लेकिन धीरे धीरे अपरदित हो गया। उस कालखंड के बाद धीरे धीरे इसका इरोजन होता चला गया। इरोजन के कारण इसकी ऊंचाई में कमी आती गई और आज अरावली पहाड़ियों के रूप में दिखता है। जबकि उत्पत्ति कालखंड में, इस कालखंड में इसकी ऊंचाई आज के हिमालय से भी अधिक हुआ करती थी। तो यह था मित्रों ओर्डोविशियन। यह था ओर्डोविशियन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं तो अब लिखो सभी सिलूरियन। डोंट बी कंफ्यूज मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ो शानदार तरीके से। ठीक है, क्या लिखोगे? सिलूरियन के बारे में लिखो। सागरीय जल क्षेत्रों में पहली बार मत्स्य वर्ग का उद्भव एवं विकास हुआ। पहली बार उद्भव एवं मछलियां पहली बार अस्तित्व में कब आई हैं? इस कालखंड में आई हैं। उद्भव एवं विकास हुआ, पहला बिंदु तो ये है। तो दूसरा बिंदु लिखेंगे इसी में, सिलूरियन में, धरातलों में पहली बार, धरातल क्षेत्र में, धरातली जल क्षेत्रों में पहली बार
वनस्पतियों का उद्भव हुआ लेकिन वनस्पतियों का उद्भव हुआ लेकिन इनमें पत्तियां नहीं थीं। कोई पत्ती नहीं थी। जैसे आप कोई बीज अंकुरित करते हो ना, अपने अपने भोजन के लिए भी स्प्राउट्स लाते हो ना, तो जो अंकुरण होता है उसी तरह अंकुरण की टाइप की वनस्पतियां थी, उनमें पत्तियां नहीं थी, किसी भी प्रकार की पत्तियां नहीं थी। पूर्ण विराम। डेवोनियन लिखिए आप, डेवोनियन। डेवोनियन को लिखेंगे डैश देकर, डेवोनियन को डैश देकर लिखेंगे। सागरीय जल में, सागरीय जल में मछलियों का विकास दिन दूनी रात चौगुनी दर से हुआ। दिन दूरी रात चौगुनी दर से विकास हुआ। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे फिश एज, मत्स्य युग, मत्स्य युग कहा जाता है। ये मछलियों का कालखंड है, मछलियों का युग है, ये मत्स्य युग कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं तो दूसरा बिंदु इसी में लिखेंगे। धरातलीय वनस्पतियों में, धरातलीय वनस्पतियों में पत्तियां आ गई थी। धरातलीय वनस्पतियों में पत्तियां आ गई थी, जिससे जिससे स्थलीय भाग भी हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए। पूर्ण विराम लिखो। वनस्पतियों द्वारा एवं सागरीय शैवालों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा एवं सागरीय शैवालों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण, किए गए प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव से, के प्रभाव से हुआ क्या? ऑक्सीजन की प्रचुरता बढ़ी एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई। पूर्ण विराम लगाएं। तीसरा बिंदु भी इसमें लिखना है। इसी कालखंड में पहली बार स्थल एवं जल दोनों में, स्थल एवं जल दोनों में सर्वाइव का मतलब क्या लिखेंगे? ऐसा लिखाते हैं, स्थल एवं जल दोनों में रहने वाले उभयचर वर्गों का उद्भव हुआ। पहली बार उभयचर वर्ग इसी कालखंड में आए, जो स्थल में भी रह सकेगा और जल में भी रह सकेगा। ठीक है ना? एम्फीबियंस आता है, उभयचर वर्ग भी आ गया। पूर्ण विराम। कार्बोनिफेरस लिखो, कार्बोनिफेरस लिखो, बिंदुवार लिखना है। धरातलीय वनस्पतियां
धरातलीय वनस्पतियां, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि के नीचे, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि के नीचे दफन होकर कोयले का निर्माण करती हैं। कोयले का निर्माण करती हैं। कोयले का निर्माण करती हैं। पूर्ण विराम लगाएं। कोयले का निर्माण करती हैं। पूर्ण विराम लगाएं। दुनिया का सर्वाधिक कोयला इसी कालखंड का था। दुनिया का कालखंड का था नहीं, कालखंड का है। दुनिया का सर्वाधिक कोयला इसी कालखंड का है, इसलिए इसे कोल एज, कोयला युग कहा जाता है। कोयला युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कोल एज, कोयला युग कहा जाता है। पूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसे? कोयला युग। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, इसी में अभी लिखना है। लिखें, कोयला युग के साथ साथ लिखेंगे दूसरी बात इसमें, धरातलीय उभयचर वर्ग, धरातलीय उभयचर वर्ग के साथ साथ धरातल पर रेंगने या सरकने वाले, धरातल पर रेंगने या सरकने वाले कौन से? सरीसृप, रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्गों का उद्भव एवं विकास होता। पहली बार रेप्टाइल्स भी इसी कालखंड में आते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, इसी कालखंड में एक और बात लिखो। देखो, अब तीसरी बार भूगर्भिक हलचल शुरू हो रही है। पहला प्री कैम्ब्रियन कालखंड में थी, दूसरा ओर्डोविशियन कालखंड में थी, जिसे मैंने कैलेडोनियन ओरोजेनी लिखाया है। तो अब तीसरी फिर से भूगर्भिक हलचल शुरू हो रही है। तो लिखो, पुनः आरंभ हुई भूगर्भिक हलचल, पुनः आरंभ हुई भूगर्भिक हलचल, भूगर्भिक हलचल का प्रभाव भूपरपटी पर भ्रंश घाटियों के निर्माण के रूप में हुआ। भूपरपटी पर भ्रंश घाटियों के निर्माण के रूप में हुआ। भूपरपटी पर निर्माण के रूप में हुआ। निर्माण के रूप में हुआ। जैसे भारत में दामोदर महानदी एवं
दामोदर, महानदी एवं गोदावरी भ्रंश घाटियां। भ्रंश घाटियां। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये सारी की सारी भ्रंश घाटियां हैं। भ्रंश घाटियां जो इसी कालखंड में निर्मित होती हैं। निर्मित होती हैं। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें पर्मियन। पर्मियन। पर्मियन को लिखोगे, ठीक है? ये सबसे लास्ट है। लिखें जो भूगर्भिक हलचल मित्रों यहां शुरू हुई थी ना कैम्ब्रियन कालखंड में, पर्मियन तक अभी चलती जा रही है। लिखो इस कालखंड की भूगर्भिक हलचल को, भूगर्भिक हलचल को हर्सिनियन, हर्सिनियन ओरोजेनी, हर्सिनियन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है। हर्सिनियन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। हर्सिनियन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हर्सिनियन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें यूएसए का अपलेशियन, यूरोप का यूराल, यूरोप का यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में ढेर सारे हैं। तियन शान, यहां पर तियन शान, अल्टाई शान, खिंगिन शान, क्यूलाइन शान, ढेर सारे शान करके पर्वत हैं। तियन शान आदि तथा बहुत सारे अफ्रीका की ड्रैकेंसबर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उद्भव हुआ। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ठीक है, ओके। तो ये इसी के साथ ये फिनिश होता है। बट ध्यान से 2-3 कमेंट्स के जवाब सुन लो। एक बच्चे ने पूछा है कूपन कोड सर मुझे अवेलेबल करवा दीजिए। मुझे कूपन कोड के बारे में दोस्त जानकारी नहीं है, इसलिए एक बार आप संस्था को फोन करके आप पता कर लेना और उसके हिसाब से, जैसे अभी तो 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है आपका ऑप्शनल जिसकी मांग कर रहे हो, तो एक बार संस्था फोन कर लेना, संस्था आपकी हेल्प कर देगी। कूपन कोड वगैरह कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उन्हीं को पता होगा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पूजा का जो मैसेज है डेफिनेटली काबिल तारीफ है, गौर करने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। और मैं उस ध्यान के तहत ही ये बताता हूं कि पूजा आपको खुली स्वतंत्रता है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, खुली स्वतंत्रता है। आप प्रॉपरली खूब इंजॉय करते हुए, खूब कहानियां सुनते हुए, खूब मौज मस्ती करते हुए आप अपनी पढ़ाई को अंजाम देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। भारत का संविधान भी आपको स्वतंत्रता देता है, पूरी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो आप अपने स्वतंत्र भाव से कहीं से भी ज्ञान अर्जित करें, ऐसा कब हमने कहा है कि बाध्यता है आपकी। हां, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इस बात से पछतावा हो रहा है, इस बात से पछतावा हो रहा है कि हम वहीं क्यों नहीं गए, तो पछतावा अभी दूर कर लेने में बुराई क्या है। अभी पछतावा को ठीक से दूर कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आपका कभी भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आप गलत आदमी से एक्सपेक्ट कर रहे हो
कि वो आपके नुकसान पर भी अपनी कोई बात कहेगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए आप जिसका वर्णन करना चाहो आप उसका वर्णन करो। हम कैसे रोक सकते हैं? आपको रोकने का प्रश्न ही नहीं है। सच में बाजार में एक से एक प्रकांड महाभट्टारक लोग हैं जो कि किस्सों कहानियों के माध्यम से ही तमाम बातें आपको पढ़ा डालेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। तो जाइए, आप एकदम स्वच्छंद भावों के साथ मजा लीजिए। आप संस्था में भी बल्कि फोन कर सकते हैं कि राजेश सर ने ऐसा कहा है तो क्या आप मेरे लिए उचित निर्णय लेंगे, और पक्का पक्का संस्था निर्णय ले सकती है। बस इतना ही कहूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके आनंद में किसी तरह से कमी आए। आप जरूर आनंद लें, आपकी स्वतंत्रता है। अध्ययनगत आनंद हमेशा जीवन में बना होना चाहिए। मेरे पास तो मित्रों ज्योग्राफी के एक एक विषय बिंदु हैं। उन तमाम विषय बिंदुओं में कई बार कहानियां भी सुनाने हैं, कई बार चुटकुले सुनाने, तो कई बार नहीं भी सुनाने। कुछ टॉपिक को, कोर्स को दबाकर आगे भी निकालना है, कोर्स को पूरा भी कराना है, और प्रश्न की मांग के आधार पर, क्योंकि मुझे पता है ना इस टॉपिक से कितना प्रश्न कहां आता है। आपको तो बोलता हूं क्वेश्चंस भी देखते जाओ, तो आपको तो देखना भी नहीं है, आपको देखना भी नहीं है। बेसिकली अगर नोटिस करना तो बदले हुए पाठ्यक्रम के 10 सालों में कितना प्रश्न इस पूरे खंड से आएगा, तो आपको लगेगा कि यूपीएससी ने स्टेट्स में तो पूछा है, पर यूपीएससी ने तो प्रश्न भी नहीं पूछा। फिर भी सर क्यों पढ़ा रहे हैं? सर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी की प्रत्येक घटनाएं कालखंड के संदर्भ में पढ़ी जाती हैं। तो कल के डेट में जब मैं कालखंड का नाम ले रहा हूं तो आपको कालखंड को पढ़ने में दिक्कत ना आए कि सर ने तो यह शब्द बताया भी नहीं और ये कहां से आ गया। मैं अब वेगनर की थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और वेगनर क्या कहेगा कि कार्बोनिफेरस कालखंड में दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ मिलकर पैंजिया का रूप धारण कर रहे थे। तो आपका मस्तिष्क पहले जवाब देगा सर कार्बोनिफेरस क्या है ये तो बताओ। फिर मैं बोलूंगा जुरासिक कालखंड में भूगर्भिक हलचलों के कारण यह 2 भागों में टूटा, और क्रिटेशियस कालखंड में कई भागों में टूटकर भिन्न भिन्न दिशाओं में संचरित होना शुरू हुआ। तो ये क्रिटेशियस, जुरासिक, कार्बोनिफेरस कहां से आपके मन में आएगा? इस संदर्भ में इस खंड को भी पढ़ा रहा हूं। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह से आपके कोर्स पढ़ाने हैं। मेरे पास कोई कहानी नहीं है, कोई चुटकुले नहीं हैं, मैं एक अपने तरीके से पढ़ाता हूं। सबके अपने पढ़ाने के तरीके हैं। आप खूब खुश होकर, और आपके माध्यम से और तमाम बच्चों को भी कहते हैं, खूब खुश होकर आप जाइए और शानदार तरीके से आप एंजॉय करिए। जीवन को मौज मस्ती से भर दीजिए एकदम से। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक यहां पर ध्यान से एक एक करके पैलियोजोइक नामक टॉपिक इसके साथ फिनिश होता है। आपने एक एक क्रम से देखा कि कैम्ब्रियन है, ओर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है एंड पर्मियन है। इसके साथ ही ये टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है मेसोजोइक। क्या आता है मित्रों? मेसोजोइक। मेसोजोइक को हम हिंदी में अगर कहें तो इसे मध्यजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम मध्यजीवी कहेंगे। क्या कहलाएगा मित्रों? ये मध्यजीवी कहेंगे। और ध्यान से इसे हम लोग सेकेंडरी टाइम पीरियड के नाम से जानेंगे। प्राइमरी इससे पहले वाला था, तो ये सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी टाइम पीरियड कहेंगे। इसकी काल अवधि अगर आप देखें तो ये यहां तक 220 मिलियन वर्ष पूर्व में थे ना, तो इसकी काल अवधि 220 मिलियन वर्ष पूर्व से आरंभ होती है और दोस्तों 72 मिलियन वर्ष पूर्व तक चलती है। कई पुस्तकों में इसे आपको 66 मिलियन वर्ष पूर्व लिखा होगा, लेकिन फिर से मैं कहूंगा नो इशू, 66 भी लिखा होगा, 62 मिलियन वर्ष भी लिखा होगा, लेकिन नो इशू। आप 72 के आधार पर इसे याद करिए ना, 72 के आधार पर आपको याद करना है, क्योंकि इसके पीछे की भी वजह है, आपको यह याद करना है, ठीक है ना, कि इस कालखंड के बीच का जितना भी कल्प है उसे मध्यजीवी कल्प के नाम से जाना जाता है। तो सभी के सभी अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे, लिखें मध्यजीवी कल्प। मध्यजीवी कल्प। मध्यजीवी कल्प लिख दिया। मध्यजीवी कल्प डैश देकर लिखेंगे कि काल अवधि भी इसकी लिख दीजिए, काल अवधि भी इसकी लिख दीजिए,
लिख दिया। अब ध्यान से एक लाइन जरूर लिखनी जो बहुत महत्वपूर्ण होगी इसके लिए। लिखो, इस कालखंड में, इस कालखंड में, कालखंड में स्थल मंडल में, स्थल मंडल में रेंगने या सरकने वाले, रेंगने या सरकने वाले जीवों का सर्वाधिक विकास हुआ, जीवों का सर्वाधिक विकास हुआ। इसीलिए इसे, इस पूरे के पूरे कल्प को इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृप जीवों का युग, सरीसृप जीवों का युग कहा जाता है। मेसोजोइक को, पूरे कालखंड को सरीसृप जीवों का युग कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दें। फिर पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखेंगे कि इसे 3 युगों में, इसे 3 युगों में विभाजित किया गया है। कल्प किस में विभाजित होगा? युग में। महाकल्प कल्पों में, और कल्प किस में विभाजित हो रहा है? युग में। तो कौन से आते हैं? पहला ट्रियासिक, दूसरा जुरासिक, डबल आर डबल एस भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो जुरासिक। तो तीसरा क्रिटासियस। 3 नाम, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटासियस, 3 वर्ग बनते हैं। ट्रियासिक की विशेषता थी, ट्रियासिक से शुरू करेंगे, छोटा है ये, बहुत छोटा है। ट्रियासिक की विशेषता थी, ट्रियासिक, ट्राय का मतलब होता है 3। क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि इनकी जो चट्टानें प्राप्त हुई इस कालखंड में वो 3 अलग अलग प्रकृतियों की थी। ठीक है ना? तो अब ये सब आपको नहीं जानना है, बल्कि क्या जानना है? ध्यान से, ट्रियासिक में क्या जानना है? ट्रियासिक के बारे में लिखेंगे कि इस कालखंड में, इस कालखंड में पहली बार डायनासोर, डायनासोर अस्तित्व में आया, पर छोटे आकार का था। डायनासोर अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया, लिख दिया, अस्तित्व में आया। अब दूसरी बात क्या होती है? लिखें कि जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से, जलवायु परिवर्तन कई बार होते चले गए, जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से क्या हुआ था? लिखें, पहली बार पोटास, फास्फेट तथा कैल्शियम, कैल्शियम प्रधान चट्टानों का, पोटास, फास्फेट एवं कैल्शियम प्रधान चट्टानों का उद्भव हुआ, उद्भव हुआ, उद्भव हुआ। बेसिकली जो कार्बोनिफेरस कालखंड में रेप्टाइल्स वर्ग अस्तित्व में आया था ना, तो रेप्टाइल्स ही म्यूटेशन की प्रक्रिया में, उद्विकास की प्रक्रिया में डायनासोर के रूप में अस्तित्व में आता है, डायनासोर के रूप में अस्तित्व में आता है। तो ये अस्तित्व में यहां पर आया, लेकिन ये प्रभावी नहीं था। तो अब जुरासिक की बात करेंगे। सभी लोग लिखें जुरासिक, जुरासिक इपोक लिखेंगे, EPOCH। जुरासिक इपोक की कई कहानियां लिखेंगे, कई कहानियां लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसे एज ऑफ डायनासोर,
इसे एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। यह कालखंड था जिसमें प्रचुर मात्रा में डायनासोर थे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व ही अस्तित्व था। यही पृथ्वी का स्वामी था, यही पृथ्वी का मालिक था। ध्यान रखो, पृथ्वी पर कभी मछलियां मालिक थीं, फिर पृथ्वी पर कभी डायनासोर मालिक था। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? पृथ्वी पर आज इंसान मालिक है। जब वो मालिक नहीं रहे तो इंसान कब तक मालिक रहेगा पता नहीं, गॉड नोज। ये तो केवल ईश्वर ही जानता है, ईश्वर ही जानता है। ठीक है, आगे आगे ध्यान से चलते हैं। एज ऑफ डायनासोर, एज ऑफ डायनासोर। टॉप ऑफ स्टॉक, तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्या हुआ, दूसरी घटना क्या घटित हुई? दूसरी घटना घटित हुई थी, लिखें, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, उड़ने वाले पक्षी वर्गों का विकास हुआ। पक्षी वर्ग अस्तित्व में, पूरी कहानी है इनके पीछे की। पक्षी वर्गों का विकास हुआ। आसमान में उड़ने वाले किसका विकास हुआ? पक्षी वर्गों का विकास हुआ। एवीज पहली बार अस्तित्व में आते हैं। पूरी कहानी है दोस्तों इन सब की। संकल्प बैच में थोड़ा विस्तारित चीजें थी, इसलिए सब कुछ कहानियों में सुनाया, पर यहां जरूरत नहीं है उस सब की। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या इसमें चेंज हुआ? लिखो, प्रथम स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। अब देखो, यही कालखंड था मित्रों जिसमें 3 प्रकार के जीव एकदम सीधे अस्तित्व में आते हैं। जलचर, थलचर, नभचर। जल में भी चलने वाले, स्थल में भी चलने वाले, और नभ में भी आकाश में चलने वाले, आकाश में चलने वाले तीनों प्रकार के जीव अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आ गए हैं। ठीक है, और क्या हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहली बार पौधों में पुष्प, या इसी को लिख देंगे फूल का उद्भव हुआ। पुष्प या फूल, इससे पहले फूल नहीं था पौधों में। वनस्पतियों में इससे पहले फूल नहीं था, पहली बार आया। अब जब फूल आ गया तब क्या होगा? लिखें, पहली बार परागण की क्रिया आरंभ हुई। परागण की क्रिया आरंभ हुई। फूल होगा तो परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल ठीक हो शिवम, पक्का। परागण की क्रिया होगी। अब पुष्प है तो चीजें सब बदल जाएंगी। ठीक है, परागण होगा, पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन की क्रिया जितनी अधिक होगी, वनस्पतियों की सघनता उतनी अधिक होगी। ठीक है, उतनी अधिक होगी। अब जब उतनी अधिक हो तो लिखो, वनस्पतियों की सघनता अत्यधिक हुई। वनस्पतियों की सघनता, क्यों? क्योंकि जितना परागण की क्रिया होगी वनस्पतियों का उतना विकास होगा, उतने तो बीज बनेंगे ना। परागण की क्रिया में जो निषेचन की प्रक्रिया संपादित होती है, बीजों का विकास उतना अधिक होगा। जितना बीज होगा उतना अधिक पौधों का विकास होगा।
विकास होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? सघन वनस्पतियों का विकास हुआ। और मित्रों, इस दशा में भी इसका मालिक कौन है? अभी डायनासोर है। ये जो आप स्तनधारी जीव वगैरह देख रहे हैं ना, छोटे छोटे जीव थे, बिलों में छुपे हुए थे, इसके डर के मारे कि ये खा जाएगा। बड़ा बदमाश किस्म का है, ये खा जाएगा। समझना क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो अब आगे आते हैं, क्रिटेशियस के बारे में लिखते हैं। क्रिटेशियस भी अद्भुत कालखंड था। क्रिटेशियस लिखो, क्रिटेशियस लिखो। अब क्रिटेशियस में हुआ क्या क्या? सबसे पहला लिखो, फर्स्ट लिखो कि उल्का पिंडों की बम्बार्डिंग, बम्बार्डिंग मतलब प्रहार, उल्का पिंडों की बम्बार्डिंग से, प्रहार से, प्रहार से। अब कई चीजें लिंक हो रही हैं, पर उन लिंक करने वाली चीजों को हटाते हैं। यहां पर एक लाइन केवल लिख दो आप, डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर का अंत हो गया। हो गया अंत, चला गया बेचारा। पूरी पूरी स्टोरी आप समझोगे तो मित्रों, सच कहते हैं, अंदर से करुणा का भी भाव आएगा। किस तरह से उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर व्यापक प्रकार से कई प्रकार की आपदाएं लाई, और उन आपदाओं से पृथ्वी का यह उस कालखंड से लेकर अब तक का विशालतम जीव अस्तित्व विहीन हो गया, अस्तित्व विहीन हो गया। पूर्ण विराम लगाकर वनस्पतियां भी नष्ट हो गईं, वनस्पतियां भी नष्ट हो गईं, वनस्पतियां भी नष्ट हो गईं। अब ऐसा नहीं कि उल्कापिंड प्रहार किया तो प्रहार करने से नष्ट हुआ। देखो हुआ क्या था, उल्कापिंड जैसे प्रहार किया तो प्रहार से तीन चीजें एक साथ घटित हुई। एक तो प्रहार से भूकंप आए, भूकंपों से जो पृथ्वी के वीक जोन थे वो सक्रिय हो गए, तो ज्वालामुखी फटे। ज्वालामुखियों के फटने से प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान अचानक बढ़ गया। दूसरा, पृथ्वी सतह से उल्कापिंडों द्वारा लाए गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एमिशन इतना हुआ कि उच्च तापमान, उच्च ऊर्जा, उच्च प्रकाश, उच्च रेडिएशन आदि के प्रभाव से जीव तो अंधे होकर तड़प तड़प कर अत्यधिक गर्मी से मर गए और पेड़ जलने लगे, पेड़ जल गए मित्रों। साथ ही तटीय क्षेत्रों में भूकंपों के प्रभाव से, ज्वालामुखियों के प्रभाव से इतना व्यापक स्तर पर सुनामियां आई कि तटीय क्षेत्र सब तहस नहस हो गए। ये सब एक साथ घटित हो रहा था, ये सब एक साथ घटित हो रहा था मित्रों। ओके, क्रिटेशियस के बारे में लिखते हैं। आपने लिखा पहला कि उल्कापिंडों के प्रहार से डायनासोर वर्ग का अस्तित्व समाप्त हुआ, वनस्पतियां भी जल गई। और लिखेंगे नेक्स्ट, भूपटल पर दरारी, मतलब दरारों के साथ दरारी ज्वालामुखी उद्गारों, दरारी ज्वालामुखी उद्गारों, कई भागों में ऐसे उद्गार हुए। उद्गारों से बेसाल्ट निर्मित लावा पठारों का निर्माण हुआ। लावा पठारों का निर्माण हुआ, जैसे भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। उत्तर अमेरिका में कोलंबिया का पठार, रॉकी रीजन में है कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। दक्षिण अमेरिका में
पराना का पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना का पठार, अफ्रीका में इथोपिया का पठार, अफ्रीका में इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार, कॉमा लगाते हुए आयरलैंड में अंतरिम पठार, आयरलैंड में अंतरिम पठार, एंटरिम प्लेटो, अंतरिम पठार आदि, अंतरिम पठार आदि, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो यहां से मित्रों आपका मेसोजोइक समाप्त होता है। मेसोजोइक के बाद सिनेजोइक आता है, सिनेजोइक आता है। और मित्रों अब रही बात कि अपना टाइम आएगा। अब बात आती है कि आप अपने कालखंड तक पहुंचने जा रहे हैं। ये कालखंड होगा जिसमें मैं आपके दादा परदादाओं को जन्म दे दूंगा, कल उन सब के जन्म की कहानी यहां सुनाऊंगा। यही कालखंड होगा जिसमें आपके पिता पितामह जन्म लिए थे। तो सिनेजोइक पर अब आपका भी उद्भव एवं विकास होगा। इसकी कहानी अब आज पूरी नहीं हो सकती, समय समाप्त हो रहा है। सिनेजोइक के साथ साथ नियोजोइक तक की बातें कल की क्लास में पढ़ेंगे। शेष बचे हुए समय में आगे चीजें हम प्रोसीड करेंगे। आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। आई होप सो कि बहुत ही रफ टॉपिक था, बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक था। यह भी आपको बता दूं कि एक बार दो बार में ये फैक्ट्स आपको याद नहीं रहेंगे, याद भी कर लेंगे तो भूलेंगे। धीरे 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 मित्रों इसे याद करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में याद नहीं होगा, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर जनरली नहीं होगा। धीरे धीरे याद करेंगे, समय के साथ याद होता चला जाएगा, टॉपिक टू टॉपिक। पर पढ़िएगा जरूर, महत्वपूर्ण होगा। पूरे भूगोल में इस पूरे खंड का नाम लिया जाएगा। क्लास की समाप्ति करता हूं, मिलता हूं कल फिर से अपने उपयुक्त समय पर। जो हमारा समय है उसी उपयुक्त समय पर मिलते हैं और इसे फिनिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।